नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के 3 विषय: कौन बनेगा असली शिव सैनिक, नंबर 2, क्या उदयपुर की घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, और तीसरा, क्यों AIM रह जाएगी हैदराबाद की पार्टी। ये तीनों बातें इस समय इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है देश, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और बिहार में, तीनों तरफ पॉलिटिकली बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसका पूरे देश की पॉलिटिक्स पे प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप आप ले लेंगे तो हर महीने में एक छोटी रकम आर्थिक रूप में आपका सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम आप एक बार भी हमें एक छोटी अगर आर्थिक सहायता करेंगे तो हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। तो सबसे पहली बात, कौन बनेगा असली शिव सैनिक। अब बात वहीं पे आके वो है कि शिंदे जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। शिंदे जी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है कि जब कल उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफ़ा दिया तो हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं मनाई गई, हमारे यहाँ कोई मिठाई नहीं बांटी गई। मतलब वो अपने को शिवसेना प्रूव करने में लगे हैं। इसके जो अर्थ और भावार्थ हैं उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक अजीब सी चीज़ आजकल के उसमें हुई है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल डेटोरेशन है। अगर आपको याद हो, हरियाणा में शुरू हुआ था आया राम गया राम, ये इमरजेंसी के बाद की बात है, आया राम गया राम। फिर एक टर्म बोला जाता था ये वाले नेता बहुत दल बदलू हैं और इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। मतलब कोई नेता एक किसी पार्टी में आया, फिर वो छोड़ के दूसरी पार्टी में आ गया, इलेक्शन लड़ लिया, तो एक जनरल जो ओवरऑल नेता के बारे में जो भी आदर अगर था या इज्जत थी तो वो अच्छी नहीं, वो कम होती थी। ये माना जाता था कि अरे ये इधर उधर वाले हैं, ये कोई विचारधारा वाले नहीं हैं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा गाली जैसा माना जाता था कि आया राम गया राम, दल बदलू इत्यादि इत्यादि। लेकिन अब हाल के दिनों में क्या हो रहा है, अब ये जो नेता हैं इनका कहा जा रहा है बाड़ाबंदी। मुझे ठीक से याद है लखनऊ में जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनना था तो उन्होंने किस तरह से लखनऊ के और ईस्टर्न यूपी के जो बाहुबली अपने को कहते थे, जिनका दबदबा था और जो वो थे, उनको किस तरह से यहाँ पे अंबेडकर गेस्ट हाउस या बीजेपी कार्यालय के पीछे जो था उसमें किस तरह से उनको बंद करके रखा गया था ताला चाबी में। और आज तो वो बहुत ब्लेटेंट हो गया है। अभी महाराष्ट्र वाले उसमें पहले ये विधायक लोग सूरत ले जाए गए, फिर सूरत से उनको गुवाहाटी ले जाया गया, गुवाहाटी से अब वो गोवा आ गए हैं, गोवा से भी आज केवल शिंदे जी अकेले आए हैं बातचीत करने मुंबई, वो लोग अभी भी गोवा में हैं। अच्छा, ये सब जगह पे बीजेपी की सरकार है। उनको ये लगता है कि अगर ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं हो तो हमें उस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब एक दो, क्योंकि देखिए कुछ बेसिक प्रश्न हैं और ये हर पार्टी में है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये सारे विधायक महाराष्ट्र के किसी न किसी क्षेत्र से चुने गए हैं, महाराष्ट्र की सदन में बैठते हैं, महाराष्ट्र के मतलब विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ की बात, वहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सूरत में और गुवाहाटी में और गोवा में क्या कर रहे हैं? घूमने गए हैं, भ्रमण पे गए हैं, किसी स्टडी टूर पे गए हैं, किस लिए गए हैं? क्या इतने दिन की इनको तनख्वाह मिलेगी अगर ये सरकारी कामकाज से हैं? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी एक संवैधानिक ड्यूटी है, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रदेश के प्रति इनकी एक जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कितना कर रहे हैं कोई ये सब नहीं पूछता है। क्योंकि किस प्रयोजन से ये यहाँ ये इधर से उधर घूम रहे हैं। एक सफ़र देखिए, समझने की कोशिश करिए। सन 80 में पहले जनसंघ थी, फिर सन 80 में बीजेपी बनी और 84 में 2 MP की पार्टी रह गई थी। 2 MP की पार्टी से फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि अकेले नहीं हो सकता है, अलायंस करना चाहिए। NDA का अलायंस, 18 पार्टी 19 पार्टी का अलायंस अटल जी ने लेके चलाया, अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। फिर धीरे धीरे बीजेपी मेजॉरिटी की पार्टी बनी अलायंस में, लेकिन हमारे पास अपना बहुमत है। और जो अभी हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि अब बीजेपी कोई विपक्ष भी नहीं चाहती, वो एक दलीय व्यवस्था की तरफ, अगर उसका बस चले तो जैसा चल रहा है केवल बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा दल ना रह जाए। क्योंकि एक तो नैरेटिव सेट हो चुका है इस देश में कि बीजेपी के विपक्ष में जो भी दल खड़ा है वो सब राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी काम करने वाले लोग हैं और वो घोर भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर ED की रेड और CBI की रेड लगातार चलती रहेगी। तो एक तो ये हो गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो इस समय बड़ा सवाल है, वो बड़ा सवाल ये है कि 2 चीज़ें हैं, शिवसेना किसकी रहेगी और सरकार कैसे बनेगी। एक सवाल ये भी है कि जो MBA है
महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो उसका वजूद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, कि वह बिखर जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार जो शिंदे के साथ वाले लोग हैं उन लोग ये कह रहे हैं कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी। कारण यह है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें उस दल के 37, मतलब जैसा इनकी संख्या उसके हिसाब से 2/3, जो अब 37 की संख्या है, अगर 37 MLA छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं या अपने को मर्ज करते हैं तब तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से नहीं आएंगे, अदरवाइज उनके ऊपर वो एंटी डिफेक्शन की बात चलेगी और उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये सारी बातें फ्लोर ऑफ द हाउस में डिसाइड होंगी, कौन किसके साथ गया नहीं गया, किसने व्हिप माना, क्योंकि अगर वो पार्टी का व्हिप नहीं मानते हैं सदस्यता जाती है इत्यादि। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो देयर इज़ वन थिंग जो फ्लोर ऑफ द हाउस में डिसाइड होगी, और इसीलिए उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने को शिवसेना का ही विधायक मानते रहें। अगर वो अपने को अलग आज कर लेंगे और उनके पास वो 37 का नंबर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। दूसरी बात है शिवसेना पार्टी की। शिवसेना पार्टी पे किसका वर्चस्व रहेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, ये जैसा आज लगता है ये अब इलेक्शन कमीशन में डिसाइड होगा, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। सारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे नहीं है, हर एक पार्टी का अपना चलाने के अपने अपने नियम कानून है, शिवसेना का भी है। तो अब ये झगड़ा कि इस पार्टी पे कंट्रोल किसका होगा, ये तो इलेक्शन कमीशन में प्रूव होगा। और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि उसमें उद्धव ठाकरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि शिवसेना उन्हीं के पास रहेगी, क्योंकि यही है कि कौन है असली शिव सैनिक, शिंदे या उद्धव ठाकरे। क्योंकि एक तरफ तो बाल ठाकरे साहब हैं, उनके लड़के हैं, उनकी लीगेसी है, तो एक तरफ तो वो यही है असली, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनका कंट्रोल है, मुखिया वही हैं। दूसरी तरफ शिंदे जी हैं जो उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है वो मुझे लगता है कि उद्धव जी रहेंगे, और जहाँ तक विधायक दल का सवाल है वो शिंदे जी अपना एक अलग दल बना के वो किस में मर्ज करते हैं, ये बात उनकी बीजेपी से क्या सेटल होती है इस पर डिपेंड करता है। बीजेपी कहती है अलग दल बनाओ या हमारे में ही तुम्हें मर्ज करना है, इत्यादि इत्यादि। अब इससे 2-3 चीज़ें ये हैं कि एक तो ये है कि क्या किसी भी सूरत में लगता है कि उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी में के साथ जा सकते हैं। मुझे इसकी संभावना कम लगती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ गया है कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो अगर अभी उनकी पार्टी में उनके पास 14-15 विधायक बचे भी हैं तो शायद उस समय उस सूरत में उनके पास एक भी विधायक ना बचे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि शिवसेना का, जिसको लिटमस टेस्ट नहीं कहते हैं, जो अल्टीमेटली जहाँ पे ये प्रूव होगा कि कौन है असली शिवसेना, वो बीएमसी के इलेक्शंस हैं। मतलब जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसके इलेक्शन हैं, जो शायद 3 महीने के अंदर हो जाएंगे, 2-3 महीने के अंदर। वो कुछ सीटों की रिजर्वेशन कौन सी कहाँ सीट होगी उसको लेके कुछ चीज़ें पेंडिंग है, लेकिन अदरवाइज वो 2 अब उस समय शिवसेना कितना कंट्रोल कर पाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, वो देखने वाली बात होगी। जहाँ तक एनसीपी की बात है, वहाँ पे तो अजीत पवार साहब, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ऐसा लगता है कि उस पर उनका कंट्रोल है। सुप्रिया सूले जी, और मैं पोस्ट शरद पवार की बात कर रहा हूँ। शरद पवार साहब की तबीयत भी उतनी वो नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने को लोकसभा से अलग भी कर लिया है, लेकिन फिर भी वो पार्टी को तो एक रखने में और इस गठबंधन को एक करने में उन्हीं का पूरा हाथ था। उनके लड़के सुप्रिया सूले जी और प्रफुल्ल पटेल जी का संगठन में कितना हस्तक्षेप है या उनका कितनी पकड़ है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा आज लगता है कि ये अजीत पवार का उसमें ठीक से कंट्रोल है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, हालांकि अशोक चव्हाण जी ने कहा है कि भाई जिस तरह से उन्होंने शिवसेना के पीछे लोग खड़े रहे वो एक बड़ी बात थी। और एक जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया था, और मुझे ये लगा कि ये एक बड़ी बात कही थी अशोक चव्हाण जी ने या कांग्रेस ने। उन्होंने ये भी ऑफर किया था कि अगर हम लोगों की वजह से आपको सरकार चलाने में दिक्कत है या आपके जो विधायक हैं वो भाग रहे हैं तो हम सरकार से बाहर जाके आपको बाहर से सपोर्ट करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसको मना किया, और उन्होंने अपने भाषण में भी बोला कि एनसीपी और कांग्रेस, जिनके बारे में मेरे शिवसेना के लोग कहते थे कि ये लोग धोखा देंगे, ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, वो तो मेरे साथ रह गए, लेकिन मेरे अपने शिव सैनिकों ने मेरे अपने विधायकों ने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि इसमें 1-2 चीज़ें और हैं। अब हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में अब बीजेपी की सरकार रह जाती है तो वो क्यों करेगी, लेकिन गवर्नर के रोल के बारे में भी थोड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए बात है कि जैसे 1-1.25 साल हो गया है, गवर्नर साहब एमएलसी की लिस्ट ही रखे हुए हैं, उस पर कुछ निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। गवर्नर साहब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन फडणवीस साहब आके मिले कि भाई हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है, तो उन्होंने बात मान ली और तुरंत फ्लोर टेस्ट के लिए कर दिया।
खैर ये सब चीज़ें तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति में अब तो बीजेपी की सरकार बनी जाएगी एक आध दिन में। उसके बाद इंटरेस्टिंग होगा आगे किस तरह से शिवसेना किसके साथ जाती है, किसके साथ रहती है, ताकतवर बनती है कि ख़त्म हो जाती है, देखने वाली बात होगी। अब मैं बात कर लूँ क्या उदयपुर की घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। अभी जो, क्योंकि वो एक SIT वहाँ फॉर्म हुई थी जो राजस्थान सरकार ने फॉर्म किया था, ADG के लेवल के एक अफसर को उसका चेयरमैन बना के। राजस्थान पुलिस के जो DG हैं उन्होंने बताया है कि जो गौस मोहम्मद हैं, गौस मोहम्मद का 2014 में पाकिस्तान जाते हैं, उसमें एक इस्लामिक संगठन है दावत इस्लामी, उससे गौस मोहम्मद का जो मतलब कनेक्शन है वो सामने आया है। गौस मोहम्मद उन 2 लोगों में से एक है जिसने इतनी नृशंस हत्या की है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ जारी है, क्योंकि ये 2014 में पाकिस्तान गया था और वहाँ से ही इसका कुछ लोगों से संपर्क हुआ था। ये देखने वाली बात होगी। होम मिनिस्ट्री के जो NIA उनके अंडर आती है, उन्होंने एक अलग से FIR दर्ज करके ये केस अपने ऊपर हैंडओवर कर ले लिया है। मतलब वो आगे की तफ्तीश कर रहे हैं, जो राजस्थान की टीम है वो असिस्ट करेगी। और यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस की भी एक टीम वहाँ भेज दी है। मुझे कहीं से ये लगता है कि अगर राजस्थान पुलिस ने 4-5 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया था, अगर राजस्थान पुलिस ने एक 24 घंटे से भी कम समय की पूछताछ में ये इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान में कैसे कब गया और क्या क्या उसके हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को की जो भी जांच एजेंसीज हैं उनको भी थोड़ा इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और जहाँ तक रही मूल मुद्दे की बात कि कैसे नूपुर शर्मा के उस पर कन्हैया जी ने ये कहा और कैसे ये 2 लोगों ने कितना जघन अपराध किया। एक सिद्धार्थ ताबिश हैं, सिद्धार्थ ताबिश जी ने अपना एक फेसबुक की उनकी वॉल से मैं ले रहा हूँ, उन्होंने एक किस्सा बताया है कि जो साबरी ब्रदर्स थे ना, जो फेमस कव्वाल थे, उसमें से अमजद साबरी साहब एक भाई का 2016 में गोली मार के हत्या हो गई थी पाकिस्तान में। कारण ये था कि वो एक शादी में कव्वाली जब गा रहे थे तो उन्होंने दूल्हा दुल्हन की तुलना पैगंबर साहब के दामाद अली और उनकी बेटी फातिमा से कर दी थी। और इसको एक फिक्रे ने, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उन्होंने कहा था भाई ये ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये तौहीन रसूल लगा था और उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। हम लोगों के यहाँ जो शादी एवरेज मतलब हिंदू घरों में जब शादी का समय होता है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई घर होगा जहाँ गाना गाया जाता है तो वहाँ पे वर वधू की राम सीता से तुलना ना किया, तो कुछ ना कुछ जो उस समय के शादी के गीत हैं। लेकिन वहाँ अगर किसी ने दूल्हा दुल्हन की तुलना कर दी गई अली और फातिमा जी से तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उन्होंने बेसिकली जो ये कहने की कोशिश किया है कि ये कई बार बहुत इनोसेंट रिमार्क होते हैं, जो इस पर जाके हत्या भी कर रहा होता है उसको भी बहुत पता नहीं होता है, लेकिन अगर उसका पाकिस्तान कनेक्शन है और वो ये कहीं ना कहीं गवर्न हो रहा है पाकिस्तान से, तो उसके मन में ये भरा जाएगा कि देखो ये तुम्हारे धर्म के ऊपर वो है वो। तो ये जांच करके ये पाना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ तक पाकिस्तान से प्रभावित थे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको एक पार्टी विशेष हरदम गर्म रखना चाहेगी, उसको कभी चाहेगी नहीं कि वो ठंडे बस्ते में जाए, क्योंकि उससे उसकी वोट की राजनीति चलती है। एक ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो गौहर है ये अगर 2014 में पाकिस्तान गया और वहाँ से इसके कनेक्शन थे तो पिछले 8 साल में इसके कनेक्शन रहे होंगे। अगर ये उनके द्वारा प्रभावित होता है तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी वो भी एक विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक पाकिस्तानी ट्रेंड व्यक्ति को जो हमारे यहाँ आके इस तरह की, क्योंकि इसका मतलब वो पिछले 8 साल में कोई प्यार मोहब्बत की बात तो कर नहीं रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ इसी तरह की हरकत कर रहे होंगे या उस तरह की बातें करते होंगे, तो वो भी एक जांच होनी चाहिए कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, ये हमारा क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये भी एक बात है। अब मैं तीसरी बात कर लूँ कि AIMIM रह जाएगी हैदराबाद की पार्टी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल एक खबर आई कि बिहार में AIMIM के जो 5 विधायक थे उसमें से 4 RJD में शामिल हो गए हैं। AIMIM ने बिहार में 20 सीटें लड़ी थी और ख़ास करके सीमांचल में लड़ी थी, जो बांग्लादेश और बंगाल से जिसका बॉर्डर मिलता है उस एरिया में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं, और वहाँ से 20 में से 5 सीट जीती थी। और उस समय AIMIM का ये भी दावा था और कहते थे कि हमारे वोट की वजह से, क्योंकि हमने वोट काट दिया, RJD मेजॉरिटी में नहीं आ पाई। इस तरह की बातें वो बार बार करते थे। हैदराबाद से बाहर
ये उनकी एक पहली बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री थी और उसी से उत्साहित हो कि वो वेस्ट बंगाल में भी गए ओवैसी साहब, उसी से उत्साहित हो कि वो उत्तर प्रदेश में के भी इलेक्शन में आए, लेकिन यहाँ कोई उनकी बहुत दाल इन दोनों इलेक्शंस में गली नहीं। वो वन मैन आर्मी है, वो अकेले ही लगे रहते हैं और उनके आने से वो कौन से वोट काटते हैं और किस पार्टी का फ़ायदा होता है ये भी आपको भली भांति मालूम है। लेकिन अभी बिहार की चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई है। बिहार में ओरिजिनली जब इलेक्शन हुआ था तो उस समय 74, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एमएलएस थे बीजेपी के, 75 आरजेडी के, और उस 74 से 3 जो विकासशील इंसान पार्टी थी उसको जब मर्ज कराया इन्होंने अपने साथ, उसके तीनों विधायक तोड़ लिए बीजेपी ने, तो वो 77 होके लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बिहार विधानसभा हो गई थी बीजेपी। अब इन 4 लोगों के आने से अब 80 हो गए हैं आरजेडी के, तो आरजेडी फिर 3 ज़्यादा हो गई है बीजेपी से, सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वहाँ हो गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, बिहार में कुल 243 सीटें हैं, 80 इनके हो गए हैं, 19 कांग्रेस हैं, 12 सीपीआई एमएल हैं, 2 सीपीआई और सीपीएम हैं। कुल मिला के 115 सीट पे आज ये महागठबंधन खड़ा हुआ है। 243 में 122 आपको सीटें चाहिए होती हैं मेजॉरिटी के लिए। मेजॉरिटी से गठबंधन 7 सीट की दूरी पे बना हुआ है, बहुत क्लोज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी समझ में आ जाए कि ये कितना क्लोज है। देखिए, इससे दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, मुस्लिम वोटर को ये समझ में आता है कि उसको एक सशक्त पार्टी चाहिए, एक और ऐसी पार्टी चाहिए जिसका अपना भी वोट बैंक हो। वो अकेले अपने दम पे नहीं कर पाएगी और बिहार में उसको बिल्कुल ठीक वो मिलता है आरजेडी, क्योंकि बिहार में आरजेडी का महागठबंधन और बीजेपी का जो गठबंधन है ये आमने सामने खड़ा है। जेडीयू की ताकत भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो उस आमने सामने इट इज़ आरजेडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन। वहाँ कांग्रेस अलाइन है आरजेडी। वहाँ पे मुसलमान के लिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि मुस्लिम वोटर को, अगर वो बीजेपी के विपक्ष में एक ही गठबंधन है जिसकी ताकत भी है जिसके पास, वो आरजेडी का गठबंधन, वो वहाँ लाइन हो रही है। ऐसी स्थिति यूपी में नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में एक बड़ा नुकसान एआईएमआईएम को अभी ये हुआ है कि देखिए, राजस्थान में जो हुआ, मैं थोड़ा इन चीज़ों को जोड़ने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको भी समझ में आना चाहिए। यूपी में जो, राजस्थान में जो हुआ, अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि एक हिंदू मारा गया था, उसको 2 वहशी लोगों ने, इन वहशी, चूँकि वो अपने को मुसलमान कहते थे तो इसलिए उनका धर्म आप मुसलमान मान लें, लेकिन वो वहशीपन का क्या धर्म, 2 लोगों ने आके उसको मारा था। अगर वहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत की चीफ मिनिस्ट्री, कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो वहाँ पे एक बड़ा दंगा हो सकता था। जब गोधरा हुआ था तो वहाँ बीजेपी की सरकार थी, और अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है क्लीन चिट। लेकिन आप सबको मालूम है कि अब मुस्लिम को ये समझ में आता है कि अगर कांग्रेस की सरकार है तो हम शायद इस मामले में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारे बीच का कोई वहशी आदमी अगर गलती भी करता है तो उसको सरकार पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको सज़ा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा। आम आदमी जो चलने वाला सड़क पे, वो कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। इस चक्कर में क्या है कि एआईएमआईएम में आपको एक और जानकारी दे दूं, तेलंगाना में ही ये इसके 7 एमएलए हैं जो सबसे ज़्यादा, बिहार से ज़्यादा वहाँ थे, वहीं की पार्टी है। तेलंगाना में कुल 33 ज़िले हैं, उस 33 ज़िले में एक ज़िला हैदराबाद है, उस हैदराबाद में 15 सीटें हैं। उन 15 सीट में से ही एआईएमआईएम का जो टोटल पॉलिटिक्स है वो उस 33 ज़िले में से केवल एक ज़िले हैदराबाद तक सीमित है, जहां से 15 में से 7 एमएलए उसके, 7 टीआरएस के और 1 बीजेपी का। तो ये एक बेसिकली एक ज़िले की पार्टी है। जो ओवैसी साहब आके जितना हुंकारी भरें कि हम ऐसे कर देंगे, आप तेलंगाना के बाकी ज़िलों में क्यों नहीं जीत के आते हैं? जो आपका गृह राज्य है, जो आप जहाँ पिछले 50 साल से आपकी पॉलिटिक्स हो रही है, आप किसी न किसी कोई एमएलए एमपी आपके घर का कोई जीत के आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो क्योंकि मुस्लिम वोटर को इस समय कोई घर ढूंढ रहा है, अब ये तय है कि एआईएमआईएम उसका घर नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।